गुड इवनिंग, वेलकम टू स्कूल लर्निंग। आज हम पार्ट 5 को डिस्कस करेंगे। अध्याय 3 भूमंडलीकृत विश्व का बनना। हमने बताया था कि पिछले बार पार्ट 4 में कुछ रह गया था जो कि गिरमिटिया मजदूर के बारे में बताया जा रहा था। अभी थोड़ा सा उसको डिस्कस करते हुए चलेंगे, फिर पार्ट 5 पे आगे बढ़ेंगे। चलिए अब इसको थोड़ा सा है समझ के आगे बढ़ते हैं। ज़्यादातर अनुबंधित श्रमिक अनुबंध समाप्त हो जाने के बाद भी वापस नहीं लौटे। जो वापस लौटे उनमें से अधिकांश केवल कुछ समय यहाँ बिताकर फिर अपने नए ठिकानों पर वापस चले गए। इस कारण इन देशों में भारतीय मूल के लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा पाई जाती है। क्या आपने नोबेल पुरस्कार विजेता साहित्यकार V.S. नायपाल का नाम सुना है? आप में से कुछ लोग वेस्ट इंडीज के क्रिकेट खिलाड़ी शिवन रैन चंद्रपाल और रामेश नरन सरवन का नाम भी सुना होगा। क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि उनके नाम हम भारतीयों जैसे क्यों हैं? इसकी वजह से वे भारत के किए गए अनुबंधित मजदूरों के वंशज हैं। चलिए यहाँ पे कुछ बताया जा रहा है कि जो हमारे गिरमिटिया मजदूर थे जो भारत के पश्चिमी इलाके से अन्य देशों में भेजे जाते थे, उसमें यहाँ पे एक छोटी सी कहानी है कि एक नोबेल पुरस्कार विजेता साहित्यकार V.S. नायपाल या फिर शिवन रैन चंद्रपाल या फिर राम नरेश सरवन, ये सब आपको हिंदी नाम जैसा लगता है, मतलब ये लगता है कि हमारे हिंदुस्तान का नाम है। तो ऐसा क्यों है? तो चलिए इसके पीछे का हम कारण बता देते हैं ऐसा क्यों है। बहुत सारे जगहों पर हमारे भारत से गिरमिटिया मजदूरों को भेजा जाता था। वो किसी न किसी कारण जो भी उनके साथ एक डील की जाती थी गिरमिटिया मजदूर अनुबंधन पत्र पर, उसके अनुसार उनको वहीं रहना पड़ता था। वापस वे अपने देश लौटकर नहीं आ पाते थे। इसलिए उन्हीं के कुछ वंशज है जिसका नाम हमें सुनने को मिलता है। उसमें से नोबेल पुरस्कार विजेता साहित्यकार V.S. नायपाल हैं और कुछ वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी शिव नरेन चंद्रपाल और राम नरेश सरवन हैं। अब वेस्ट इंडीज, आपको इंडीज नाम सुनते हुए थोड़ा लगता होगा कि ये इंडीज इंडिया, मतलब इसमें कुछ समांतर है इंडीज के नाम में और इंडिया के नाम में। ऐसा क्यों है? तो चलिए इसके पीछे छोटी सी स्टोरी है, वो बता देते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब वास्को डी गामा इंडिया की खोज कर रहा था तो उस समय उसे खोज करते करते रास्ते में एक टापू मिला जो कि इंडीज था। तो उसे लगा कि ये इंडिया का ही क्षेत्र है, तो उसने इसे ही नाम दे दिया था इंडीज, और वो यही समझता था कि ये इंडिया का ही इलाका है, इसलिए इसे वेस्ट इंडीज कहा जाने लगा। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं कि 20वीं सदी में शुरुआती सालों में हमारे देश के राष्ट्रवादी नेता इस प्रथा का विरोध करने लगे। उनकी राय में बहुत से अपमानजनक और कुव्यवस्थाएं थीं। इस दबाव के कारण 1921 ईस्वी में इसे ख़त्म कर दिया गया और इसके बाद भी कई दशक तक भारतीय अनुबंधित मजदूरों के वंशज कैरिबियाई द्वीप समूह में बेचैन अल्पसंख्यकों का जीवन जीते रहे। वहाँ के लोग उन्हें कूली मानते थे और उनके साथ कूलियों जैसा बर्ताव करते थे। नायपाल के कुछ प्रारंभिक उपन्यासों में विक्षोभ और परायेपन के इस एहसास को खूब देखा जाता है। अब नायपाल का नाम तो आप लोग ने सुन लिया, जो कि साहित्यकार थे और नोबेल पुरस्कार विजेता भी। इन्होंने अपनी बहुत सारे साहित्यों की रचना की है जिसमें उन्होंने गिरमिटिया मजदूर के बारे में बताया है। उन्हीं की पुस्तक जब छपी और गिरमिटिया मजदूरों का उसमें चर्चा की गई तो उसके आधार पर 1921 ईस्वी में इस प्रथा को समाप्त भी कर दिया गया। क्योंकि इसके पीछे कारण क्या था? क्योंकि भारतीयों से बहुत सारे श्रमिक को झूठ बोलकर या फिर बहला फुसला कर उन्हें अन्य देशों में भेजा जाता था और वापस भी आने नहीं दिया जाता था। और जब वो वहाँ काम करते थे तो काम करने के अंतराल में उन्हें ना तो अच्छी सैलरी दी जाती थी, अगर मालिक उनके काम से संतुष्ट नहीं होते थे तो उन्हें बाकायदा बाहर कर दिया जाता था। ऐसी बहुत सारी समस्याएं थी उन मजदूरों के साथ जिसके कारण उन्हें काफ़ी दिक्कत होती थी। इसके बावजूद भी उनके जो वंशज थे जो वहाँ रह चुके थे उनके साथ भी कुछ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था। चलिए यहाँ पे एक चित्र दिया है जिसको हम समझने का प्रयास करते हैं। ये चित्र वही अनुबंधित पत्र है जिस पर भारतीय गिरमिट मजदूरों से हस्ताक्षर लिए जाते थे या अंगूठा लगवाया जाता था और उन्हें अनुबंधित कर लिया जाता था। मतलब जब तक हम चाहें तब तक आपसे काम ले सकते हैं और किसी भी अन्य जगहों पर भी आपको भेजा जा सकता है। तो ये वो पत्र है जिसके आधार पर मजदूरों से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाकर उन्हें अन्य किसी भी जगहों पर भेजा जाता था। यहाँ पे एक पत्र दिया गया है जिसमें लिखा गया है कि एक गिरमिटिया मजदूर था जिसने अपनी आप बीती लिखी है। चलिए उस पत्र को पढ़ते हुए समझते हैं कि इसमें उनके दुख का कारण क्या था, कि उनके साथ किस तरीके का व्यवहार किया जाता था। ये एक गिरमिटिया मजदूर जो कि राम तिवारी भारत से गए थे, ये गिरमिटिया मजदूर थे। उन्होंने 20वीं सदी के शुरुआत में डेमेरारा में 10 साल, डेमेरारा एक जगह है जहाँ उन्होंने 10 साल काम किया
और वे बताते हैं कि उन्होंने बहुत मेहनत और बहुत लगन से काम किया, और वो इतनी लगन से काम करते थे फिर भी उनके मालिक उनसे खुश नहीं होते थे। इसके अलावा उन्होंने अपने तरह बहुत सारे मज़दूरों का भी विवरण दिया है कि जब उनके मालिक उनसे खुश नहीं होते थे तो उन्हें काम से हटा देते थे, उनकी तनख्वाह काट लेते थे। वो अपने बारे में बताते हैं कि उन्हें 14 दिन जेल में रहना पड़ा था, और जब वो काम कर रहे थे तो उनके हाथ छिल गए थे। आप इनके पत्र के अंशों को पढ़कर समझ सकते हैं कि उनका जीवन कितना कष्टकारी था। ये स्रोत जहाँ से ये पत्र मिला है उसका नाम है वाणिज्य एवं उद्योग विभाग अप्रवास शाखा। ये 1916 का एक पत्र है जिसमें गिरमिटिया मजदूर ने अपनी आत्मकथा के बारे में यहाँ लिखा है। अब चलिए अगले पैराग्राफ की ओर बढ़ते हैं और इसे जानते हैं कि विदेशों में भारतीय उद्यमी कैसे पहुँचे। विश्व बाजार के लिए खाद्य पदार्थ व फसलें उगाने के वास्ते पूंजी की आवश्यकता पड़ी, और बड़े बागानों के लिए तो बाजार और बैंकों से पैसा लिया जा सकता था, लेकिन छोटे मोटे किसानों का क्या होता। यहीं से देसी साहूकार और महाजन दृश्य में आते हैं। क्या आपने शिकारी पुरी श्राफ और नट्टू कोटई चेटियारों के बारे में सुना है? ये बहुत सारे ऐसे बैंकर और व्यापारी में से थे जो मध्य एवं दक्षिण एशिया में निर्यातमुखी खेती के लिए कर्ज देते थे। इसलिए वे या तो अपनी जेब से पैसा लगाते या यूरोपीय बैंकों से कर्ज देते। उनके पास दूर दूर से पैसे पहुंचाने की एक व्यवस्थित पद्धति होती थी, यहाँ तक कि उन्होंने व्यावसायिक संगठनों और क्रियाकलापों के देसी स्वरूप को भी विकसित कर लिया था। चलिए सबसे पहले इसमें साहूकार और महाजन के बारे में जाने कि ये होते क्या हैं। हमारे देश में बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे गांव हैं जहाँ पे किसानों के पास पैसे नहीं होते हैं कि वो अन्न खरीद सके या फिर अनाज खरीद सके या फिर खेती पथारी कर सके। वो किसान क्या करते हैं, तो इन्हीं महाजन और साहूकारों से कर लेते हैं, और इसी कर से लेकर वो बीज खरीदते हैं और बीज खरीदकर खेती करते हैं। अगर खेती ठीक है तो वो किसान, छोटे मोटे किसान कर्ज चुका पाते हैं महाजन का। अगर वो किसी कारण अपना कर नहीं चुका सके तो बदले में उनकी ज़मीन को हड़प लिया जाता है महाजन या साहूकार या सूदखोरों के द्वारा, जिस कारण इनकी ज़मीन भी हो जाती है और बदले में उन्हें जो कर्जा दिया गया था उसकी भरपाई वो दूनी तरीके से करते हैं। यही विदेश में भारतीय उद्यमी है जिसके बारे में चर्चा की गई है कि विश्व बाजार में खाद्य पदार्थ और फसल उगाने के लिए उन्हें पूंजी की आवश्यकता होती थी, और चूंकि वे बड़े महाजन और सूदखोर और साहूकार थे उन्हें पैसे की दिक्कत नहीं होती थी। वो बैंकों से ले लेते थे या फिर अपना संपर्क इस तरीके से व्यवस्थित रखते थे कि यूरोपीय बैंकों से उन्हें कर्ज किसी न किसी तरीके से मिल जाता था। यही पद्धति उन्होंने लोगों पर भी अपनाई, वहाँ के लोगों पर, और महाजन और सूदखोर और या साहूकार उन लोगों को, भारतीय किसानों को पैसा देते थे, बदले में उनसे उनकी ज़मीन हड़प लेते थे कर्ज नहीं देने के बाद, या दुगनी रकम मांगते थे जिस कारण वे कर्ज नहीं चुका पाते थे। अब आगे पैराग्राफ की ओर बढ़ते हुए चलते हैं और समझते हुए। अफ्रीका में यूरोपीय उपनिवेशकारों के पीछे भारतीय व्यापारी और महाजन भी जा पहुंचे। हैदराबादी सिंधी व्यापारी तो यूरोपीय उपनिवेशों से भी आगे बढ़ गए। 1860 ईस्वी के दशक में उन्होंने दुनिया भर के बंदरगाहों पर अपने बड़े बड़े एम्पियर खोल लिए। इन दुकानों में सैलानियों को आकर्षक स्थायी और विदेशी चीज़ें मिलती थी। यह एक फलता फूलता कारोबार था क्योंकि सुरक्षित और आरामदेह जलपोतों के आ जाने से सैलानियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। यहाँ पे एक छोटी सी घटना दी गई है जिसमें कहा गया है कि अफ्रीका में यूरोपीय उपनिवेशकार जो हैं वो यहाँ आकर बस रहे थे, और चूँकि गिरमिटिया मजदूरों के कारण जो है बहुत सारे भारतीय अलग अलग देशों में मतलब जा चुके थे, जिस कारण बहुत सारे भारतीय व्यापारी भी हमको जानने को मिलते हैं। इसमें एक हैदराबादी सिंधी व्यापारी है जो कि यूरोपीय उपनिवेशों से आगे तक बढ़ जाकर निकले थे, क्योंकि उनको व्यापार करने की अच्छी गणना थी, और 1860 ईस्वी के दशक तक उन्होंने दुनिया भर के बंदरगाहों में अपने बड़े बड़े एम्पियर भी खोल लिए थे, क्योंकि इन्हें व्यापार करना आता था और ये जानते थे भली भांति कि व्यापार को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है। इन्होंने आधुनिक तकनीकी का सहारा लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए अपने व्यापार व्यवसाय को काफ़ी ज़्यादा विकसित कर लिया था, और साथ ही साथ उनका व्यापार इतना फलता फूलता कारोबार हो गया था क्योंकि सुरक्षित और आरामदेह जलपोतों के आ जाने से वे सैलानियों की संख्या दिनों दिन बढ़ने लगी थी, क्योंकि उन्हें किसी भी तरीके से सामान मंगाने या ले जाने और लाने में कोई भी कष्ट नहीं होता था, और उनके व्यापार को पसंद करने वाले लोग आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जा भी सकते थे और आ भी सकते थे। चलिए अगले पैराग्राफ की ओर बढ़ते हुए समझते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि भारतीय व्यापारी उपनिवेशवाद और
वैश्विक व्यवस्था के बारे में जानेंगे। भारत में पैदा होने वाली महीन कपास का यूरोपीय देशों को निर्यात किया जाना था। औद्योगिकरण के बाद ब्रिटेन में भी कपास का उत्पादन बढ़ने लगा था। इसी कारण वहाँ के उद्योगपतियों ने सरकार पर दबाव डाला कि वो कपास के आयात पर रोक लगा दे और स्थानीय उद्योग की रक्षा करें। फलस्वरूप ब्रिटेन में आयातित कपड़ों पर सीमा शुल्क थोप दिए गए और वहाँ महीन भारतीय कपास का आयात भी कम होने लगा। अब हमारे यहाँ जब इंग्लैंड के लोग यहाँ पर कब्जा करके आ गए थे रहने के लिए, तो वहीं की छोटी सी एक घटना है जिसको बताया गया है कि जो भी कपास था वो यूरोपीय देशों के निर्यात बढ़ाया जाता है। मतलब यूरोप के लोगों को भारतीय कपास बहुत ज़्यादा पसंद आने लगे थे और वो हर क्षेत्र में चाहते थे कि हमें कपास मिल जाए आसानी से। तब जाकर ब्रिटेन की सरकार ने भारतीयों पर काफ़ी ज़्यादा दबाव डाला और उनसे कहा कि वो किसी भी तरीके से इन कपासों को बाहर न बेचे, क्योंकि हमें दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी। जिसके लिए उन्होंने क्या किया, तो ब्रिटेन में आयातित कपड़ों पर सीमा शुल्क थोप दिया गया। इसका अर्थ था कि जो भी कपड़े यहाँ से जाएंगे उस पर शुल्क यानी कि टैक्स लिया जाएगा, जिससे कि वहाँ महीन भारतीय कपास का आयात कम होने लगा। ऐसा इसलिए क्योंकि भारतीय कपास पे ही लाने और ले जाने में टैक्स देना ये अच्छी बात नहीं थी, इससे घाटा भारतीयों को ही होता। चलिए यहाँ एक चित्र दिया गया है, इसको हम समझते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी का एक हाउस है। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में भी थी और भी बहुत सारी जगहों पर थी। यहाँ पे लंदन का दिया गया है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने दुनिया भर में चलने वाले कार्यों का केंद्र यहीं से होता था, जो कि लंदन में स्थापित किया गया था। यही वो जगह है जहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग पूरे यूरोप या पूरे एशिया पर अपना कब्जा जमाए हुए थे। मतलब सारे सामानों को यहाँ से ही भेजा जाता था और लाया भी जाता था। अब चलिए अगले पैराग्राफ की ओर चलते हैं। 19वीं शताब्दी की शुरुआत से ही ब्रिटिश कपड़ा उत्पादक दूसरे देशों में भी अपने कपड़े के लिए नए नए बाजार ढूंढने लगा। सीमा शुल्क की व्यवस्था के कारण ब्रिटिश बाजारों से बेदखल हो जाने के बाद भारतीय कपड़ों को दूसरे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। यदि भारतीय निर्यात के आंकड़ों का अध्ययन करें तो पता चलेगा कि सूती कपड़े के निर्यात में लगातार गिरावट का ही रुझान दिखाई देता है। सन 1800 के आसपास से निर्यात में सूती कपड़े का प्रतिशत 30 था, जो कि 1815 में घटकर 15% हो गया और 1870 तक यह अनुपात केवल 3% रह गया। अब यहाँ पे एक घटना दी गई है कि 19वीं शताब्दी में शुरुआत में ब्रिटिश कपड़ा उत्पादक दूसरे देशों में अपने कपड़े के लिए नए नए बाजार ढूंढने लगा, क्योंकि इस पे जो टैक्स लगाया गया था ले जाने और लाने में, उसके कारण सूती कपड़ों को व्यापार करने में इसमें कमी आ गई थी सीमा शुल्क की वजह से, जिस कारण भारतीय कपड़े जो बाजार में बेचे जा रहे थे उसमें काफ़ी ज़्यादा कमी हो गई थी। यह एक आंकड़े के द्वारा समझा जा सकता है कि 1800 के आसपास निर्यात में सूती कपड़े का प्रतिशत पहले 30 था, उसके बाद यह 15 घटकर हो गया 1815 में। 1870 में केवल यह 3% रह गया, जिसका सबसे बड़ा कारण क्या था कि सूती कपड़ा जो था उस पर टैक्स लिया जाना था। क्योंकि पहले टैक्स नहीं लिया जा रहा था इसलिए यह आसानी से बेचे जा रहे थे, लेकिन जब इस पर टैक्स लिया जाने लगा और ब्रिटिश अपने फ़ायदे के लिए देखने लगी, तब जो है सूती कपड़ा का उद्योग व्यापार व्यवसाय में कमता चला गया। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। तो फिर भारत के किन चीज़ों का निर्यात किया, मतलब भारत में ज़्यादातर कॉटन कपड़े ही बेचे और ख़रीदे जाते थे, तो उसके बाद भारत की स्थिति क्या हो गई होगी। आंकड़ों के माध्यम से फिर एक नाटकीय कहानी सामने आती है कि निर्मित वस्तुओं का निर्यात घटता जा रहा था और उतनी ही तेज़ी से कच्चे मालों का निर्यात बढ़ता जा रहा था। 1812 से लेकर 1871 ईस्वी के बीच कच्चे कपास का निर्यात 5% से बढ़कर 35% हो गया। यहाँ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो भी कपड़े भारत में बनते थे वो बाहर नहीं पसंद किए जाते थे, इसलिए बहुत सारे जो भारत में कच्चे माल थे जिनका प्रयोग भारतीय नहीं कर पाते थे, उन कच्चे मालों को अंग्रेज दूसरे यूरोपीय देशों को बेच दिया करते थे। इसलिए इनकी खपत बहुत ज़्यादा होने लगी और धीरे धीरे 1812 से लेकर 1871 ईस्वी के बीच कच्चे कपास जो थे, जिनसे बाहर कपड़े तैयार होते और ये सूती कपड़ों के मुकाबले कम में बेचे जा रहे थे। इस कारण यह 5% से बढ़कर 35% हो गया, क्योंकि इससे बाकी यूरोपीय देशों को मुनाफा हो रहा था। चलिए यहाँ पर एक चित्र दिया गया है, उसको समझते हैं कि सूरत, हम जानते हैं कि मुंबई के आसपास के क्षेत्र हैं, उसके स्थान पर बहने वाली नदी का दूर से दिखने वाला एक दृश्य है कि यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा कि कितनी सारी भीड़ें जमी हैं। और 17वीं सदी के दौरान 18वीं सदी के शुरुआती सालों में सूरत पश्चिमी भारत से होने वाले समुद्री व्यापार का एक प्रमुख केंद्र था। मतलब भारतीय लोग जहाँ से व्यापार किया करते थे पूरे यूरोपीय महादेशों को, उसमें यहीं से व्यापार होता था। सूरत एक मुख्य केंद्र था कॉटन या फिर कच्चे कपास का। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं।
इसकी प्रतिशत तक पहुंच गया था और कपड़ों की रंगाई के लिए इस्तेमाल होने वाला नील का भी कई दशकों तक बड़े पैमाने पर खेती या निर्यात होता है। जैसा कि आप पिछली कक्षा में पढ़े थे, 1820 ईस्वी के दशक तक चीन को बड़ी मात्रा में अफीम का भी निर्यात किया जाने लगा कुछ समय तक। तो भारतीय निर्यात में अफीम का हिस्सा ही सबसे ज़्यादा थी। ब्रिटेन की सरकार भारत में अफीम की खेती करवाती थी और उसे चीन को निर्यात कर देती। अफीम के निर्यात से जो पैसा मिलता उसके बदले चीन से ही चाय और दूसरे पदार्थों का आयात किया जाता। हमारे यहाँ भारत में करीब अंग्रेज 18वीं सदी तक यहाँ आ चुके थे। 18वीं सदी में अंग्रेज के आ जाने के बाद भारत में पूरी तरीके से अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित हो चुका था। जब उन्होंने देखा कि कपास जो बना हुआ कपड़ा है कॉटन वो नहीं बिक रहा है, कच्चे कपास की मांग पूरे यूरोप में हो रही है, तो उन्होंने इसका निर्यात बढ़ा दिया। उसके अलावा अब इसको रंगाई यानी कि कपास जो था उसको रंगने के लिए नील उपजाना था। भारतीय जानते थे कि अगर हम अपनी भूमि पर ज़्यादा नील उपजाएंगे तो भूमि बंजर हो जाएगी, लेकिन अंग्रेजों को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। वे केवल इसे अपने फ़ायदों के लिए इस्तेमाल करना जानते थे। इसीलिए उन्होंने भारी तौर पर काफ़ी ज़्यादा नील की खेती करवाई भारतीय किसानों से, जिससे उनको फ़ायदा हो सके। उसके बाद 1820 के दशक में जब उसने देखा कि चीन को बड़ी मात्रा में अफ़ीम पसंद किया जा रहा है, तो उसने क्या किया, अंग्रेजी सरकार ने भारत को अफ़ीम की खेती के लिए बाध्य किया ताकि वो चीन को अफ़ीम बेच सके, बदले में जो उससे मुद्राएं प्राप्त करे, उसके बदले वो दूसरा व्यापार कर सके। तो अंग्रेज़ों ने इस तरीके से अफ़ीम और नील जैसी चीज़ों का व्यापार भारत में और इसे उगाने की प्रतिक्रिया आरंभ की। 19वीं शताब्दी के भारतीय बाज़ारों में ब्रिटिश औद्योगिक उत्पादन की बाढ़ सी आ गई और भारत से ब्रिटेन और शेष विश्व को भेजे जाने वाले खाद्यान्न व कच्चे मालों में निर्यात का इजाफा हुआ। ब्रिटेन में जो माल भारत भेजा जाता था उसकी कीमत भारत से ब्रिटेन भेजे जाने वाले माल की कीमत से बहुत ज़्यादा होती थी। भारत के साथ ब्रिटेन हमेशा व्यापार अधिशेष की अवस्था में रहता। इसका मतलब था कि आपसी व्यापार में हमेशा ब्रिटेन को ही फायदा होता। ब्रिटेन इस मुनाफे के सहारे दूसरे देशों के साथ होने वाले व्यापारिक घाटे की भरपाई कर लेता। बहुपक्षीय बंदोबस्त ऐसी ही काम करता है। इसमें से एक देश के मुकाबले दूसरे देश में होने वाले घाटे की भरपाई किसी तीसरे देश के साथ व्यापार में मुनाफा कमाकर कर सकती थी। ब्रिटेन के घाटे की भरपाई मदद देते हुए भी भारत ने 19वीं सदी की विश्व अर्थव्यवस्था का रूप तय करने में एक अहम भूमिका निभाई थी। अब हम जानेंगे कि 18वीं से 19वीं शताब्दी में जिस समय अंग्रेज यहाँ आ गए थे भारत में, तो उन्होंने केवल अपने फ़ायदे के लिए भारत की वस्तुओं को इस्तेमाल करना शुरू किया। जैसे कि हमने पहले भी बताया कि भारत में उन्होंने कपास, उसके बाद नील, इन सब चीज़ की खेती आरंभ की। उसके बाद अफ़ीम, केवल वे अपने फ़ायदों का इस्तेमाल करती थी और इसको बाहर यूरोपीय देशों में भेजा करती थी, वो भी दुगने दामों पर। लेकिन ब्रिटेन से अगर कुछ सामान इंडिया आना है तो उस पर वो भारी कर लगाती थी ताकि भारतीयों को इससे घाटा हो। तो हमेशा अंग्रेजी सरकार केवल वो अपने फ़ायदे के बारे में सोचती। जो भी यहाँ से सामान जाता वो अपने देश भेजती तो वहाँ कोई कर नहीं लगता, लेकिन बाकी यूरोपीय देशों को भेजती तो ब्रिटेन से भेजकर वो दुगने दामों पर मुनाफा कमाती। और अगर ब्रिटेन से कोई सामान भारत आना होता था तो वो उस पर भी कर लेती थी, जिससे भारतीयों को घाटा होता था। अब यही घटनाक्रम है उसके आगे दिया गया है कि ब्रिटेन के व्यापार से जो अधिशेष हासिल होता था उसे तथाकथित होम चार्जेज का निपटारा होता था। अब जो भारतीयों से कर लिया जाता था, भारत के ही सामानों पर जो भारत से अंग्रेजी सरकार कर लेती थी, बदले में वो क्या करती थी कि केवल अपने फ़ायदे के लिए उसका इस्तेमाल करती थी। अब चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। जो भी उससे पैसा आता था भारतीयों की रकम से, वो केवल अपने शौक़ के लिए उस पर खर्च करती, अपने रहन सहन पर या फिर अफसरों के पेंशन में शामिल करती। तो अंग्रेजी सरकार भारतीयों का पूरा फ़ायदा उठाया करती थी। यहाँ पे एक चित्र दिया गया है जिसको समझते हुए चलते हैं कि 17वीं शताब्दी के अंत में भारत को शेष विश्व से जोड़ने वाली व्यापारिक मार्ग, क्योंकि भारत में जो भी कच्चे माल थे, भारतीयों के पास इतनी तकनीकी सुविधा नहीं थी और उन्हें इस बात का पता नहीं था कि जैसे कि चमड़े, कपास आदि इन चीज़ों का, नील या अफीम चीज़ों का किस तरीके से व्यापार व्यवसाय करते। लेकिन जिस समय अंग्रेज भारत में आए, उन्होंने पूरी तरीके से भारतीयों को लूटा और उनके कच्चे मालों को बाज़ार में दुगनी दामों पर बेच के बहुत सारे मुनाफे कमाए। यही वो जगह है, यही वो मानचित्र है जिसके द्वारा यह बताया जा रहा है कि भारतीय साम्राज्य को कहाँ कहाँ से यूरोप से जोड़ा गया था, जिसमें कि मछलीपट्टनम, मद्रास, हिंद महासागर, आचे, मलक्का, बैटम, बेटोबिया, ये सारे के सारे आपको दिख रहे होंगे। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, जो कि अब हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे, महायुद्धों के बीच अर्थव्यवस्था। यह वीडियो का पार्ट 5 था। अब हम इसको ख़त्म करते हैं और देखते हैं कि पार्ट
6 में हम क्या पढ़ेंगे। तो पार्ट 6 में जब हम पढ़ेंगे तो शुरू करेंगे महायुद्धों के बीच की अर्थव्यवस्था, जिसमें कि आपको यहाँ विश्व युद्ध जो कि 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था और 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो इसके बारे में हम अगले दिन जानेंगे। चलिए इसको समाप्त करते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर ले। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।